बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, सीधे बीजेपी मुख्यालय चलते हैं। बजट पर वो क्या कह रहे हैं सीधे बात करते हैं सतीश जी से। तौर पर दिखाई देती है। स्वास्थ्य, कृषि, मजदूर, सीनियर सिटीजन और भारत का बुनियादी विकास, ये सब इसमें समाहित हैं। व्यापक तरीके से देखें तो उन तमाम बुनियादी क्षेत्रों को छुआ है। बस की व्यवस्थाओं से लेकर रेल का नेटवर्क, देश में सड़कें और ज्यादा सुदृढ़ कैसे बने, हाईवेज कैसे डेवलप हों, और शिपिंग तक को भी इसमें शामिल किया है। इन सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावना साफ तौर पर दिखती है। एमएसएमई सेक्टर को जहां 15,700 करोड़ रुपए की जो सहूलियत दी है, आ गया क्या कोई? जो लगभग दुगनी है। इससे पहले 7,000 कुछ करोड़ थी। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो 11 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देता है। खेती भारत की अर्थव्यवस्था का प्राण है और इससे पूरे कोरोना के कालखंड में केवल अकेला सेक्टर था जहां 3 पॉइंट कुछ वृद्धि दर जिस सेक्टर में दर्ज हुई वो खेती था। इसलिए एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना, ये उसी संकल्प का हिस्सा है। कुछ विशेष प्रावधान है जिनका मैं जिक्र आपके समक्ष करूंगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बजट है देश के लिए एक प्रोएक्टिव बजट है, जिसकी इस समय निहायत जरूरत थी। कोरोना के कालखंड में जो 13% जीडीपी का हिस्सा, ऐसा दुनिया में कम होता है कि किसी भी सरकार के बजट का इतना बड़ा हिस्सा उसके लोगों के कल्याण के लिए, उनको सहूलियत के लिए दिया जाए। ये भी हमने देखा है कि सरकार की एक बहुत दूरदृष्टि और बहुत शालीन तरीके से वैक्सीन की तैयारी की, और 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने जिसकी तैयारी की और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। अनेक देशों की आबादी के बराबर तो प्रथम चरण में संकल्प किया है वैक्सीनेशन का, और इसी वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान ये सरकार की कोरोना से लड़ने की जंग की और नागरिकों को सहूलियत देने की प्रतिबद्धता दिखाता है। हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना के दौरान जिन बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो भारत का स्वास्थ्य सेक्टर है। दूसरे देशों के मुकाबले इसकी तुलना होती थी, लेकिन अब इस बजट को 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 करोड़ रुपए का ऐलान ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम का ऐलान ये उसी का हिस्सा है। इसी तरीके से भारत स्वच्छ रहे, और हम सब लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया गया था, उसका एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम देखने को मिला। और अब अर्बन स्वच्छ भारत मिशन शहरों में इसी तरीके का, इसी तर्ज पर एक व्यापक अभियान चले, और इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए जो आगामी 5 सालों में खर्च होंगे, और शहरों की अर्बन स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत होगी। मैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहा था, उसमें देश में इस समय सड़क निर्माण में भारतमाला प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा अभिनव प्रोजेक्ट है जो पूरे देश को जोड़ता भी और एक सहूलियत पैदा करता है। 13,000 से अधिक किलोमीटर की सड़कें इसमें अवार्ड की गई हैं, और मार्च 2022 तक 85,500 किलोमीटर सड़कें ये अवार्ड होंगी। 3,800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। रेलवे में 1.1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि रेल भारत की लाइफलाइन है। रेलवे में इस तरीके का प्रावधान
भारत की रेल तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम है। एपीएमसी को इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे में लाना, ये सरकार की मंडियों को मजबूत करने का कदम है ही, लेकिन ई नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जाना, ये डिजिटल तरीके से खेती के उन व्यापारिक तौर पर उसको एक मान्यता देना और उस दिशा में आगे बढ़ना, ये उसी की प्रतिबद्धता का एक परिणाम है। वन नेशन वन राशन कार्ड खासतौर पर श्रमिकों के लिए, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलियत प्रदान करता है। भारत के नागरिकों के लिए तो खैर है ही, लेकिन खासतौर पर श्रमिकों के लिए, और इसी तरीके से श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना, इनके लिए एक पोर्टल तैयार करना, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए, उनके स्किल के लिए, उनके बीमा के लिए, उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए इस पोर्टल का एक विशेष महत्व है कि देश के मजदूरों को, श्रमिकों को एक ऐसा डाटाबेस तैयार होगा जो उनके लिए रोजगार के अलावा उनके अधिकारों की भी रक्षा ये पोर्टल करेगा। एमएसएमई का मैंने जिक्र किया, 15,700 करोड़। देश में खेती के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिसमें 45 लाख ऐसी यूनिट्स हैं जो 11 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देती हैं। हालांकि इस कोरोना के कालखंड में एमएसएमई पर उसका प्रभाव हुआ और लगभग 9% रोजगार एमएसएमई में कम हुए, पर एमएसएमई खेती के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जो रोजगार सृजन की दृष्टि से भारत के नौजवानों को अवसर देता है, और इसलिए इस राशि का दुगुना होना ये अपने आप में सरकार की रोजगार सृजन की दृष्टि में एक नया आयाम पैदा करता है। 100 नए सैनिक स्कूल एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं सरकार की इस बजट में इस घोषणा को, कि भारत के विद्यार्थियों को, क्योंकि सैनिक स्कूल्स की डिमांड हम अक्सर देखते हैं कि बहुत हिस्सों से आती है, और उसमें 100 का आंकड़ा देश भर में, ये बच्चों को सैनिक स्कूल की शिक्षा के अलावा एक अनेक क्षेत्रों को अनेक अवसर उपलब्ध करवाएगा। लेकिन जिस फैसले पर सबकी नजर थी, और हम लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा की बहस के दौरान देश में कई तरीके की चीजों की चर्चा होती है, तो जो हिस्सा अभी तक वंचित था, लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित होना, ये आजाद भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला है जिसकी डिमांड लेह की जनता, लद्दाख की जनता हमेशा करती थी कि हम भारत की सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं से वंचित होते हैं। तो एक बड़ा फैसला मानता हूं कि जिससे उनको देश से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा और वहां के विद्यार्थियों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उनको मिलेंगे। इसी तरीके से 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो खासतौर पर आदिवासी इलाकों में बनेंगे, ट्राइबल एरिया के विद्यार्थियों के लिए 750 इस तरीके के स्कूल जो भारत की सरकार ने घोषणा की है, मैं मानता हूं कि ऐसे वंचित आदिवासी तबके के विद्यार्थियों को एक सुअवसर प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक इस तरीके की छात्रवृत्ति के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान, ये उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संबल और ताकत देने का काम करेगा। एक 35 साल से 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, उनको आईटीआर की फाइलिंग से छूट मिली है। ये सीनियर सिटीजन्स का मेरा ये मानना है कि इससे उनको एक सम्मान भारत की सरकार ने दिया है। इनकम टैक्स की स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं आया। ये माना जा रहा था कि इस वजह से कोई हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन सरकार ने इस कोरोना के कालखंड में आर्थिक गतिविधियों के चलते और बाकी मजबूरियों के चलते इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक जो बड़ा काम इस बजट में मुझे दिखता है
कि जल जीवन मिशन, जिसमें 2.87 लाख करोड़, इसका प्रावधान ये युगानुकूल ही है, आज की आवश्यकता के अनुरूप ही है। बहुत सारी मैं मानता हूं कि ये पूरा यदि मैं पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, पर खासतौर पर विशेष जो प्रावधान थे उसका जिक्र मैंने किया है। मेरे पास जो ड्राफ्ट है वो लगभग 13 पेज का है, लेकिन इस बजट के बारे में इतना ही कह सकता हूं। तो ये थे सतीश पूनिया जी, जिनका कहना था कि जो बजट है स्वास्थ्य, मजदूर, किसान, स्टूडेंट और युवा और बुनियादी क्षेत्र को बढ़ाने वाला है। बस, रेल और सड़क, हाईवे, तमाम जो बातों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। हमारे साथ प्रियव्रत शर्मा जी थे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय कच्छावा जी थी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। तो अब भारत के बजट में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।